So we are continuing our conceptual practice in C++. This is part 3. In previous sessions, we done a lot of problem. Like we will go through the OOPS concept of C++. Today we are continuing that sequence also. So today this is the next part of C++. So this is the next question. Attempt it. What is the output of this following code? Answer it. Okay, just give me a second. I think not execute will be the answer. Okay, option is not given. Okay. So output of this following code is pointer to object, and the answer is finally execute. ऑब्जेक्ट वन और पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं या नहीं, तो एग्जीक्यूट रिंग करेगा, अदरवाइज कुछ सिंटैक्स एरर देगा। तो ये कोड जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या बनाई, अपनी नाम की क्लास बनाई, माई क्लास बनाई, बूल नाम का एक डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे फंक्शन। उसके बाद क्या किया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इसको डिफाइन कर दिया इसके बाहर, और रिटर्न कर दिया एट सॉरी एम्परसेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू दिस। मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंटर। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का था, ये माई क्लास का ही ऑब्जेक्ट था, तो ये एड्रेस भी उसी का स्टोर करेगा। तो खटाक से इसको पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बना करके स्टोर करा दिया। अब पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इस सेम ऑब्जेक्ट वन, इस सेम ऑब्जेक्ट वन को पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट वन इसमें पास कर दिया, तो ऑब्जेक्ट वन क्या बना था, ये इसी का एड्रेस तो इसमें पास किया था, तो ये दोनों सेम इंस्टेंस होंगे। और ये या जब यहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट एम परसेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू दिस, इट रिजल्ट्स इन एग्जीक्यूट। इफ like if any doubt, then we can take copy from here. Okay, just control C, and we are going about here. So what compiler? C++. Let us check what it will give. Oh, sorry. Not execute what? अच्छा यहाँ पे execute. So understand why I am talking about that it is executed successfully. बिकॉज सबसे पहले क्या होना, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी का एड्रेस मैंने दूसरे पॉइंटर को पास कर दिया। अब उस पॉइंटर से, भाई इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है, हम एरो ऑपरेटर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एरो ऑपरेटर्स में हमने फिर से ऑब्जेक्ट वन पास कर दिया, और जो एड्रेस होता है वही दिस को रिफर करता है, क्योंकि दिस एरो कीवर्ड का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, ना कि दिस डॉट का। ठीक है, दिस एरो करके यूज करते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसमें एड्रेस ही पड़ा होगा, इसीलिए दिस एरो करके यूज करते हैं। क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड, सो यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा। तुमने ये एरर देख के बोला था क्या कि ये नॉट एग्जीक्यूट होगा? Yes, yes. ओके गुड, सब सही। ये मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बोला था। सेकंड क्वेश्चन। Option A. Option A. यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट बाय सेटिंग देयर इनिशियल स्टेट वैल्यूज। अगर वो डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं भी कर रहा है, यानी इनिशियलाइज नहीं भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम होता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट सीपीपी इनिशियलाइज में क्या कीवर्ड यूज करते हैं इसके लिए? किसके लिए? सीपीपी में, सी प्लस प्लस में यूज क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को? कोई कीवर्ड होता होगा ना, दिस होता है अपने जावा में, इसमें भी सेम ही होता है। हाँ, दिस दिस, लेकिन उसमें दिस शायद डॉट होता है, इसमें दिस एरो होता है, क्योंकि दिस में हाँ, पॉइंटर पॉइंटर होता है, इस, पॉइंटर है, ठीक। हाँ, दिस में एरो लगा के करते हैं, दिस में एड्रेस स्टोर होता है। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व इट फास्ट, लिटिल बिट फास्ट। आंसर विल बी आंसर विल बी आई थिंक आउटपुट, नॉट गेट आउटपुट होगी। 1 minute, just give me a just 10 seconds more actually. It should be actually 4. नो, द करेक्ट आंसर इज नो आउटपुट, बिकॉज यहाँ पे जब वो ए की वैल्यू 1 सेट कर रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन कभी भी इसको ए की फंक्शन, वैल्यू 1 है कि ए की वैल्यू आई है? नहीं नहीं, ए की वैल्यू आई यहाँ पे वो कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। लेकिन जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कभी स्टेट नहीं चेंज कर सकते ऑब्जेक्ट की, ठीक है? तो इसका आंसर होगा लास्ट ओके, वन। हाँ हाँ, द लेटर कोड सेटर लगाया है, ठीक है, हाँ। compilation error because the assign and return value methods are declared as const, but they attempt to modify and access the non-constant variable. Okay. So understand what I'm trying to say. यस, The code हाँ, समझ में आ गया। compilation error देगा, और because जो assign और क्या लिखा है, because the assign and return value methods are declared as const, but they attempt to modify or access the non constant variable. So जैसे स्टैटिक स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है, उसी तरीके में भी कांस्टेंट कांस्टेंट को ही एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑल द फंक्शन दैट टाइप either ऑप्शन declare or explicitly marked, yeah, correct option is option B. देखा खाली का तो थोड़ा सा है। So here is a short explanation why इनलाइन फंक्शन बेसिकली वो होते हैं जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, और जिनको इनलाइन कीवर्ड से भी डिक्लेयर किया जाता है। तो वो दोनों तरीके के होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जब कंपाइलर कॉल करता है, कम जो कंपाइलर जब फंक्शन, मतलब जब कंपाइलेशन टाइम होता है, तो कंपाइलेशन टाइम में फंक्शन कॉल को फंक्शन कोड से रिप्लेस कर सकते हैं, कर देता है, जिससे कि सीपीयू ओवरहेड घट जाता है। ठीक है, तो ये भी है इनलाइन फंक्शंस का यूज। और एक वर्चुअल फंक्शंस होते, सॉरी, वर्चुअल कीवर्ड्स होते हैं। तो वर्चुअल में क्या होता है कि वो लोग फंक्शन जब कंपाइलेशन टाइम में क्या बोलते हैं, फंक्शन नेम और फंक्शन कॉल की बाइंडिंग करते हैं, तो वो वर्चुअल फंक्शंस में आ जाते हैं। और इनलाइन में क्या होता है कि वो फंक्शन कॉल को हटा करके उसके कोड से रिप्लेस करते हैं, कोड को रिप्लेस, तो वो कोड को रिप्लेस करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इनलाइन फंक्शंस हो जाते हैं। इनलाइन कीवर्ड बेसिकली इनलाइन फंक्शंस हो जाते हैं, अगर मैं बोलूँ। हाँ, इनलाइन फंक्शन हो जाता है। आंसर दिस।
आंसर दिस। आंसर इज 5। नो, इट्स नॉट 5, इट्स 10 ओनली। So here the a dot value is printed three times, na? So just it printed 10 three times because here a1 dot change is change the static member of this class. When the static member changes, then changes reflect to all the instances where this function, all the instances where object is created. So just a value is changed to 10 and it will be printed by three times because here a dot value of is repeated three times. वैसे इस लाइन का मतलब क्या हुआ जो ये लिखी है, इंट ए कोलन कोलन ए इज इक्वल्स टू 5? ये डिनोट कर रहा है कि पहले तो ये ए क्लास का जो है, ए क्लास के मतलब ए क्लास में ए पड़ा हुआ है, तो ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो कि क्लास के अंदर जाएगा और ए वेरिएबल को उठा लेगा। अब ये किस टाइप का है, ये इंट टाइप का है, इसलिए ये ए लिख दिया। तो ए स्कोप मतलब ए क्लास में ए वेरिएबल पे जाके जो कि इंट टाइप का है उसमें 5 डाल दो, इसलिए ये हुआ। ऐसे हम लोग फंक्शन में भी कर सकते हैं, ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर चेंज, और किस टाइप के हैं, ये वॉइड टाइप टाइप का है, और उसके अंदर हम लोग फंक्शन को रिडिक्लेयर कर सकते हैं उसके बाहर। और इसका कोड पे क्या असर पड़ रहा है? इस पर किसका कोड पे ये असर पड़ रहा है कि सबसे पहले क्लास बनी, ठीक है, फिर वॉइड नाम का फंक्शन इसके अंदर चला, बाद में जैसे ही ये इस लाइन पे आएगा तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे ठीक हम है, लोगों ठीक। ने क्या किया कि A1 तो मतलब अब 5 इसमें चला गया तो, और फिर हमने क्या किया, एक A1 ऑब्जेक्ट बनाया, A2 बनाया, A3 बनाया, ठीक। अब A1 डॉट चेंज जैसे ही करेंगे तो चेंज में जाएगा ये और 10 की वैल्यू ले लेगा आई थिंक। वेट वेट यू वेट वेट के सो यहाँ पे ये 10 की वैल्यू ले लेगा A1 डॉट चेंज पे, यहाँ 10 आएगा, ए की वैल्यू 10 यहाँ से पड़ जाएगी, उसके बाद ये सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। वेट यार, आई थिंक माइट बी एरर यार, because sometimes static functions are behave some differently. Wait. Okay, so the correct answer is, you see it here, 10, 10 and 10. You don't have any problem to see. Okay, so यहाँ पे जैसे ही वो 10 वैल्यू चेंज करी पहली इंस्टांस में, वैल्यू हर जगह रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया? आंसर दिस फास्ट। ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। Operator overloading is the correct option because it is a compile time, and compile time operation is done in two, मतलब compile time have two parts. First of is function overriding and sorry function overloading and operator overloading, and the runtime has function overriding. So operator overloading is correct word for operator function. How we can declare operator function? Class name, then operator keyword, then operator symbol, and uh, inside the inside the braces we have to give parameters like, I think I might have syntax also, not but operator overloading is the process of defining redefining operator in a class, like plus minus। लाइक अगर हमको हम चाहते हैं कि इसको हम प्लस जैसे S1 + S2 लिख दें और S1 S2 ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या होगा कि वो, अगर मैंने ऑपरेटर बनाया है तो ऑपरेटर प्लस करके हम S2 उसमें पास कर देंगे तो वो दोनों ऐड करके दे देगा। इसी तरीके इसका यूज फ्रेंड फंक्शन से भी किया जा सकता है। ओके, फ्रेंड फंक्शन क्या होगा कि फ्रेंड फंक्शन को अंदर डिक्लेयर कर देंगे, बाद में उसी को ले करके बाहर डिफाइन कर देंगे ऑपरेटर उसमें, तो वो भी एक्सेस सही करेगा। उसमें थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं लेकिन वो सही करता है। अंडरस्टैंड? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑप्शन, नो, ऑप्शन सी आई थिंक। So it is a good type of question. And the correct option is which of the following operators cannot be overloaded. So correct option is A. Here फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कम, पहला होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, दूसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर, तीसरा होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और चौथा होता है डॉट ऑपरेटर। इन चारों को हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू नहीं कर सकते। ये स्कोप रेजोल्यूशन है। हाँ, ये ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटर, ऑपरेटर साइन। या करेक्ट ऑप्शन। ऑपरेटर साइन इज बिकॉज हम लोग उसको नाम से रिप्लेस कर देंगे और बस वही यूज हो जाएगा फंक्शन के नेम में। दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स, हियर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स। ऑप्शन, ऑप्शन बी। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन बी है मुझे लग रहा है। नो, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, बिकॉज ए। बट और वो मुझे लग रहा था, पर आर्गुमेंट लिस्ट क्या क्या? आर्गुमेंट लिस्ट मतलब पैरामीटर्स, मतलब जैसे ऐड करना है तो हम अगर ओके। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे आर्गुमेंट लिस्ट में। फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। मैंने बोला था लिमिटेशंस होती हैं। ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, सबस्क्रिप्टर ऑपरेटर। so is a subscriptor operator used in array to access array variables like arr of I. So correct option is D. Next question. स्क्रीन। ऑप्शन सी। Wait. I think yes. What is the option? ऑप्शन ए। Option A is not. It is a wrong option because when we try to plus na, it just increase the value with one, and we try to minus, it decrease the value with one. It is a type of a unary operator. And when we go with the dereferencing operator is just access the value present at that address. And the last option is plus, that will use to by two operands. So here two operands are there, so that's why we choose it as a binary operator because So it's what is the answer? so correct option is option D. How D is okay, because it is increasing the one, that one point like that। No, तो भाई listen. वो एक बड़ा है। प्लस का मतलब क्या होगा? प्लस का मतलब ये होगा कि दो चीजों को ऐड कर रहे हैं ना। प्लस तो तभी यूज होता है जब कहीं पे दो चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो और जो पहला ऑप्शन है अच्छा प्लस, अच्छा, ठीक है ठीक है। है ना, तो दो चीजों को वो ऐड करते वो हैं तो बैटरी हो गया। पहला वाला इंक्रीमेंट करेगा सिर्फ, ये वाला दो उसको लेगा, ऑपरेंड्स को हाँ, लेगा, ठीक है। दो अंडर। वैल्यू लेगा। हाँ। लेकिन वो दो से तीन वैल्यू भी तो ले सकता है, कौन? प्लस ऑपरेटर। तो दो से ज्यादा वैल्यू भी तो ले सकता है। हाँ, आराम से ले सकता है। तो एक, तो टर्नरी का भी एग्जाम्पल हो सकता है फिर वो तो। नहीं, टर्नरी ऑपरेटर इज लिटिल बिट डिफरेंट यार, वो कंडीशनल पे चला जाता है ना। टर्नरी ऑपरेटर जो, तो क्वेश्चन मार्क, अगर ये सही होगा तो ये जाएगा, नहीं तो ये जाएगा। उसमें ऑपरेशंस तो हमेशा ऑपरेशन तो प्लस ही वाला करता है ना। ऐसा तो कहीं है नहीं कि अगर तीन आ जाएंगे तो उस जगह टर्नरी आ जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। बाइनरी का यूज हर जगह किया जा सकता है। बाइनरी में पहले दो जुड़ेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे में जुड़ जाएगा, तो वो फाइनली रिजल्ट कर देगा उसमें। ठीक है। ठीक।
So here I have like my question are ended. So we today we take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 to 12 question we take because of the time constraint. We just take 11 questions, but after some sessions we are going to take about 50 questions. So don't be stressed and be calm and be safe. Thank you. So, a very good morning to everyone. So, in the last couple of sessions, last two sessions, we have discussed about some JavaScript questions that is mostly based on your interview rounds, and that is most important to clear about. To now, last session we have left with some of the questions. So today we will be covering with those questions also. So let's not waste our time and start with the first session. First question. So this is the first question. Okay, wait. So let me tell you the answer. False. So answer is number. Okay. So can you, if you want the explanation? No. So okay. So no, sorry. Answer is not a number. Answer is true actually. The second one is number. Yeah. Answer is actually answer is true. Answer is true. Okay. Okay. So answer is true because if you want explanation, or I should just give up the answer. Just give up the answer. We know. Okay. Then this is the second question. Wait. Uh, Oh, 1 minute. number. Okay, okay. That's This is called okay. Number. smartness. Answer this one, and then this one, then this one, and Okay. then this one. So the answer of this question, console.log, will result in 7 and the console x minus 1 result in 3. The answer is 52 for first part and 3 for the second part. एंड Express for express. Yes. मैंने एक जगह Okay. देखा था कि वो चेंज करके भी करता है, मतलब प्लस ऑपरेटर में भी वो शायद ऑर्डर अगर हम लोग 2+5 रखें तो चेंज कर देगा। रुक। Actually, but here the value of x has been assigned as 5. So it's simply it has been coming it as you can say it is coming it as 5 and 2, and it is concatenating. So but in the x minus y it will be giving the right answer, it is 3. And the reason is that here the concatenation, because the string is producing, because it was converting a string to the number a string, it converts a number to a string. But here it is not like that. It attempts to convert a string to a number. In this case, 5 converted to the number 5. So difference key point is to remember about the plus operator and the minus operator. Okay, so that is the reason. So now the third question. वेट This वेट third question. वेट। Answer third question. Shall I disclose it? नो 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 वेट। वेट वेट। द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज ए डॉट कॉल कीवर्ड। आई थिंक it's written true. I don't know the answer this.
Answer is it's a little bit complex. Here it is, the code will output the global object. So global object is the answer. Okay. So Why? in window or a browser. So in Node.js it will be simply as global. Okay. So answer is global. So uh, do you want explanation or shall I move forward? Little bit explanation. Actually, what happens, I'm doing in short, that what happens, JavaScript has the most important thing to understand over here, here is this keyword. This keyword is very important to understand. Actually, this keyword, why, what is happening, this keyword, it depends on how the function is called, because this is the only thing that is calling up the whole function. This is the callback function, if you remember the flat arrow functions, once we have studied about this JavaScripts. So there is one in a function is called with explicit receiver. There's the concept of explicit receiver. Okay, there's nothing the function is called with no explicit receiver. That, what does it mean? That there's no object of the left or the when is calling the function. So there's object on the left and it is not calling a function. See, you can see there's an object and it's not calling up any function. So what happens? This refer to the global object. That means it is referring to this I part is very understand. important. I understand. I Okay, understand. Okay. okay. Next question. This is last question. This four number four. I would mark that out. Okay, wait. Shall I tell you of the answer? No, 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 wait. It is a like easy question. The correct answer is for console.log x triple equals to is true, and for double equals to it is uh, also true. This is the answer. For double is equals to it is true and triple is equals to it is false. Why Okay, triple? understood, or shall I move forward? Why triple equal to has false? See, there's one thing that I said earlier also, that one thing is more important, that is triple equals to follow the strict conversion, strict cohesion. Strict cohesion means strict cohesion. COER. See, in interviews, interview ask this concept mainly because COER CION. So this is the spelling COER CION. Cohesion just means conversion. The problem is of typecasting over here. When you are using double is equals to hello is a string. Okay, the hello is a, okay, hello is a string, but it is a primitive string. Whether as new, whereas if you talk about why, it is a primitive string, but y is a object string. So is a string object, so what happens, it will be try to converting both the thing as a number, as a string with the help of toString method. ToString method is a separate actually method you use in JavaScript. When you're using practical implementation, you can use it also. So what happens when JavaScript is using this kind of concepts, it tries to compare two of the values. When two of the values has been compared, it automatically converts that particular thing to both are the strings, and hello is equals to hello, that is true. But it uses a strict conversion. It knows it is a string, because if I'm your friend, I know everything about you. So it knows that it is a string, if and it is not a object string. So it knows it is wrong to do this, and it will be giving it a falsy value, that is false. Understood? Yes. Is that forward? So First answer. question number one. Yes, yes. Question number two. So let me tell you of the answer. Wait. This is three. This is four. Okay. The correct answer of first question is array. Uh, First question. Okay. So the first question answer first question is, it is you can check over here. This is the answer. What you can read over here. String. Okay.
Okay, okay. So shall I give up the explanation or move up forward? Move forward. This little bit based on facts, so just move on. Actually, one key concept I'm telling you, if you have any doubt, you can comment it down or you can ask me in the next meeting. It is implicit type conversion or implicit type collision. The same thing that we have understood in the last question, the typecasting. Here is also typecasting, but here we are using implicit because there is one empty string, and because it considers it as an empty string and types to when it is doing the concatenation, that is adding both the empty arrays. So that means Z will be contained in empty string because both arrays can be converted to empty string because before concatenation. So that is the reason. Okay. Next question. Yes. This is question number two. If you Yes. want to answer this question number two, or shall